हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को प्लांट सेल के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगा। सेल डिवीजन जो प्लांट सेल होता है उसका डिवीजन दो तरीकों से होता है। एक तो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा और दूसरा मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन की प्रोसेस को दो भागों में बांटते हैं, कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो दो भागों में बंट जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के दो भागों में बंटने को, न्यूक्लियस के दो भागों में डिवाइड होने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के दो बराबर भागों में बंटने को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब हम चलेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में आपको आज बताएंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन की जो स्टेजेस होती हैं उन्हें 5 भागों में बांटते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले अवस्था होती है इंटरफेज, फिर होती है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें से हम सबसे पहले चलते हैं इंटरफेज के बारे में बात करते हैं। इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनकॉइल्ड होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं। इंटरफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है। इंटरफेज को देखिए, इंटरफेज में जो यूक्रोमेटिन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हमें दिखाई देता है। हेट्रोक्रोमेटिन इंटरफेज में दिखाई देता है। क्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरे हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के ऊपर जो जीन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन के ऊपर जो जीन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इंटरफेज में जो हमें दिखाई देता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है और जो दिखाई नहीं देता है वो यूक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन के लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि हम यहाँ पे बात यूक्रोमेटिन की करेंगे। इंटरफेज में हमें यूक्रोमेटिन लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो अनकॉइल्ड रहता है, लेकिन यही यूक्रोमेटिन में इंटरफेज के बाद कॉइलिंग शुरू हो जाती है और बाद में वो हमें प्रोफेज में दिखाई देने लगता है। इंटरफेज की अवस्थाओं को, ऐसा नहीं कि इंटरफेज में और कुछ नहीं होता है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन और आरएनए का भी सिंथेसिस होता है। तो इंटरफेज को हम 3 भागों में बांटते हैं, G1, S और G2। यहाँ मैंने फिगर बनाया है। इस पूरे प्रोसेस को मैंने एक साइकिल के द्वारा दिखाया है जिसे बोलते हैं सेल साइकिल। ये रहा सेल साइकिल का फिगर। इसमें आप देख रहे हैं कि G1, S और G2 इन तीनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरफेज। तो इंटरफेज को G1, S और G2 3 पार्ट में बांटते हैं। G1 में आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। S स्टेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 स्टेज में आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उसके बाद G2 के बाद सेल जो होती है वो सेल डिवीजन में एंटर कर जाती है। G1 में क्या होता है, ये जो M स्टेज है, इस M स्टेज में ही आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज होते हैं। अब बात है G1 की। तो टीलोफेज के बाद और S स्टेज से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम G1 कहते हैं और G1 में आरएनए एवं प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। G1 में डीएनए का सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसे हम G1 से लिखते हैं, मतलब फर्स्ट गैप। फिर आता है S स्टेज। G1 के बाद और G2 से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं S स्टेज। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। फिर आता है G2। G2 जो होता है वो S स्टेज के बाद तथा
एम स्टेज से पहले, प्रोफेज से पहले, मतलब प्रोफेज से पहले और एस स्टेज की जो बाद की अवस्था होती है उसे हम G2 अवस्था कहते हैं। इसमें भी डीएनए का रेप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसे हम सेकेंड गैप कहते हैं। इसमें भी प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें एक विशेष प्रकार के एमआरएनए का संश्लेषण होता है जो कि संभवतः कोशिकाओं के प्रोफेज में जाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज में क्रोमोसोम ऊन के ढीले गोले के रूप में उलझे हुए दिखाई देते हैं। मतलब इंटरफेज में हमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहे थे तो वो इंटरफेज की स्थिति थी। जब क्रोमोसोम हल्के हल्के दिखाई देने लगे तो वो प्रोफेज की स्थिति है। तो प्रोफेज के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? क्रोमोसोमों का हल्का दिखाई देने लगना और ये ऊन के ढीले गोले के रूप में उलझे हुए होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ये रहा प्रोफेज। अब हम आगे चलेंगे और मेटाफेज की बात करेंगे। देखिए प्रोफेज के लास्ट में कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के लास्ट में समाप्त हो जाती है। न्यूक्लियोलस के जो मैटर होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं। तो हम अब मेटाफेज की बात करेंगे। तो मेटाफेज में आप देख रहे हैं इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त हो जाती है, न्यूक्लियोलस अनुपस्थित रहती है, समाप्त तो नहीं कह सकते। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होती है मेटाफेज में, और स्पेंडल एपरेट्स उत्पन्न हो जाते हैं, तर्क उपकरण उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज में बिल्कुल छोटे और मोटे दिखाई देते हैं और क्रोमोसोम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, वो सभी स्पष्ट रूप से मेटाफेज में दिखाई देते हैं। हम क्रोमोसोमों की जो स्टडी होती है वो मेटाफेज स्टेज में ही करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में ही दिखाई देता है। मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका के इक्वाटोरियल प्लेट पर आकर एकत्र हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोमी रेशे हैं, ये जो फाइबर्स हैं, सॉरी, ये दो प्रकार के देख रहे होंगे आप। एक तो वो जो एक पोल से दूसरे पोल पे डायरेक्ट जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस फाइबर, और एक आप देख रहे होंगे जो एक पोल से किसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे आकर लगा हुआ है। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो ये है क्रोमोसोमी फाइबर्स जो एक पोल से किसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर लगे होते हैं, और ये जो है फाइबर जो एक पोल से डायरेक्ट दूसरे पोल पर जाता है वो किसी भी सेंट्रोमियर से नहीं अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं कंटीन्यूअस फाइबर। अब हम बात करेंगे एनाफेज की। एनाफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होती है। इसमें एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे से अलग करके विपरीत पोल पर लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, जुड़े हुए हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं ये इस एक सिस्टर क्रोमैटिड को एक तरफ लेके जा रहा है और दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड को दूसरी तरफ लेके जा रहा है, जो कि एनाफेज में क्लियर दिखाई दे रहा है। मेटाफेज में वो बीच में थे, पर एनाफेज के दौरान प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड विपरीत पोल की तरफ जा रहे हैं। और टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में ये जो एनाफेज के दौरान जो सिस्टर क्रोमैटिड विपरीत पोल पे जा रहे होते हैं, जब वो विपरीत पोल पे पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं टीलोफेज। उस अवस्था को हम टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज के अंत में ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं, इनका अनकॉइलिंग शुरू हो जाता है और ये फिर से धागे जैसे होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो टीलोफेज के लास्ट में हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो फिर से इंटरफेज में प्रवेश कर जाते हैं। और तो ये आपने देखा कि ये जो क्रोमोसोम दो भागों में एनाफेज के दौरान बढ़ जाते हैं, टीलोफेज के लास्ट में इनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, फिर से न्यूक्लियोलस बन जाती है और इस प्रकार से एक केंद्रक से दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस को दो भागों में बांटेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस दो प्रोजेनी न्यूक्लियस में बढ़ गया, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस पूरी हो गई। इसके बाद जो कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है।
कोशिका के बीच में फ्रेगमोसोम, वेसिकल्स और सिस्टम्स की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार से यहाँ से साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है। फ्रेगमोसोम ये वेसिकल्स और सिस्टम्स दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर सेल प्लेट का निर्माण करती हैं और उनमें से जो वेसिकल्स होता है उनके अंदर पैक्टिन भरा होता है कि जो दोनों मेम्ब्रेन्स ये जो वेसिकल्स फ्रेगमोसोम जो होता है वो तो सेल प्लेट का निर्माण करता है। जो वेसिकल्स और सिस्टम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और दोनों प्रोजेनी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं और वेसिकल्स में पैक्टिन भरा होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जमा हो जाता है और पैक्टिन बीच में जमा होने के कारण वो मिडिल लैमेला को जन्म देता है। तो ये हो गई पूरी माइटोसिस की प्रोसेस। माइटोसिस में एक कोशिका के डिवीजन से दो प्रोजेनी सेल्स बनती हैं, दो डॉटर सेल्स बनती हैं और उन दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोमों का नंबर और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल पेरेंट सेल के ही जैसा होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। कोशिकाओं में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। जितनी भी सोमैटिक सेल होती हैं उनमें माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। धन्यवाद।